अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो मेरी स्टोरीज़ को, मेरी अपलोड्स को अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में या अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो लिख के शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज जो स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमें पिछले कुछ अरसे में ना सिर्फ सुनने को मिल रहे हैं बल्कि स्पेसिफिकली एक ख़ास एरिया है, उस एरिया के बारे में बहुत सारे वाक़यात हैं जो अक्सर लोगों ने बताना शुरू किए हैं। और मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ, जो लोग कराची में रहा करते हैं वो सारे के सारे इस एरिया से बखूबी वाकिफ़ होंगे। आज की ये जो पहली स्टोरी है, इस स्टोरी में सुपर हाईवे का जिक्र किया गया है और मैं गौर कर रहा हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे वाक़यात हैं जो लोगों ने मुझे सुपर हाईवे के बारे में शेयर किए हैं। खैर, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें साबिर साहब ने कराची से ही शेयर की है और ये बता दें कि अब से कुछ अरसे पहले, यानी 3 या 4 साल पहले, जब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करते थे तो क्योंकि इनके पास एक प्राइवेट कार मौजूद थी तो अक्सर जब इनको टाइम मिलता तो ये उबर और करीम, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं, उनके अंदर अपनी गाड़ी को चलाया करते थे। इसकी वजह यह थी कि अक्सर इनके कुछ पैसे बन जाया करते थे और दूसरी बात यह है कि ये बड़ा साफ सुथरा काम है। ये बताते हैं कि 2019 और 20 चल रहा था और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनको घर से निकलते हुए रात के तकरीबन 9 या 10 बज चुके थे। अब इनका ख्याल यही था कि 2-3 घंटे तक मैं गाड़ी चलाऊंगा और इस दौरानिए में जितनी भी राइड्स मिलेंगी मैं उनको कंप्लीट कर लूँगा। बहरहाल इत्तफाक से 11:45 बजे का टाइम था और इनको एक राइड मौसूल हुई। ये जो राइड थी, ये राइड बेसिकली अलादीन पार्क से बहरिया टाउन की तरफ की राइड थी। पैसेंजर को इनको अलादीन पार्क से पिक करना था और फिर बहरिया टाउन में ड्रॉप करना था। अब जब इनको ये राइड मौसूल हुई तो ये पहले सोचने लगे कि रात में बहरिया टाउन की तरफ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इन्होंने अपने तौर पे उस पैसेंजर को कॉल की या उससे कांटेक्ट किया और उससे रिक्वेस्ट की कि इस राइड को कैंसिल कर दें, क्योंकि मेरे लिए इतनी दूर जाना या वहाँ पे जाके खाली वापस आना किसी भी तरह बेहतर नहीं हो सकता। बहरहाल जब इन्होंने पैसेंजर को कॉल की तो जो पैसेंजर था वो इनको कहने लगा कि एक इमरजेंसी है जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन बहरिया टाउन जाना है और अगर आप चाहें तो मैं इस राइड को कैंसिल भी कर देता हूँ और उसके बाद आप प्राइवेटली मेरे पास आ जाएं। मैं आपको बहरिया टाउन लेके जाऊँगा, लेकिन आपको जाने और आने के दोनों के पैसे दे दूँगा। अब ये जो ऑफ़र थी, ये बड़ी माकूल ऑफ़र थी। लिहाजा इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पैसेंजर को पिक किया जाए और जो पैसे इनके और उसके दरमियान तय हो चुके हैं, उन पैसों पे इस पैसेंजर को बहरिया टाउन ड्रॉप कर दिया जाए। अब इनका प्लान ये था कि जब उस पैसेंजर को ये बहरिया टाउन में ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करने के बाद बाहर आके खड़े हो जाएंगे और नेक्स्ट किसी राइड का वेट करेंगे। ऐसे ही हुआ कि जब इन्होंने पैसेंजर को पिक किया और पिक करने के बाद जब इन्होंने उसको बहरिया टाउन में उतारा तो रात के तकरीबन 1:20, 1:25 का टाइम हो रहा था। ये बताते हैं कि जब मैं उस पैसेंजर को उतार के बहरिया टाउन के गेट की तरफ आया तो मैं मुसलसल वेट कर रहा था कि मुझे कोई सवारी मिल जाए तो मेरे जो पैसे हैं या मेरा जो मुनाफा है वो दुगना हो जाएगा। बहरहाल ये जैसे ही बहरिया टाउन के गेट के पास आए तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इनके जो मोबाइल के सिग्नल्स थे वो मुकम्मल तौर पे जा चुके थे। ये बताते हैं कि हालांकि
इससे पहले भी ये वहाँ पे गए थे, लेकिन कभी भी इस तरह से सिग्नल के ड्रॉप होने का कभी भी इनको सामना नहीं करना पड़ा था। तकरीबन 25 या 30 मिनट तक ये वहीं पे खड़े रहे और मुसलसल मोबाइल को रीस्टार्ट करने के बावजूद ना ही सिग्नल आ रहे थे और ना ही नेट कनेक्ट हो रहा था। ये बताते हैं कि जैसे ही 2:05, 2:10 का टाइम हुआ तो मैंने सोचा कि अब मज़ीद यहाँ पे रुकना ख़तरे से खाली नहीं है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और स्टार्ट करने के बाद कराची की तरफ बढ़ने लगा। अभी मुझे बहरिया टाउन से निकले हुए 7 या 8 मिनट हुए होंगे। तो इन 7 या 8 मिनट के बाद मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका था जहां पे दूर दूर तक ना ही किसी भी किस्म की आबादी मौजूद थी, ना ही वहां पे किसी भी तरह की लाइट्स का इंतज़ाम था। बस हाईवे का जो भी ट्रैफिक था, इक्का दुक्का गाड़ियाँ वो कभी मुझे क्रॉस करती थीं और कभी मैं उनको ओवरटेक करता था। इसी दौरानिए में मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरे लेफ़्ट साइड पे, यानी जिस रूट पे मैं चल रहा हूँ, आगे कहीं दूर जाके जहाँ तक मेरी गाड़ी की लाइट पड़ रही है, शायद कोई फैमिली या कोई औरत खड़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे वो हाथ के इशारे से मुझे रुकने का कह रही हो। अब मुझसे जो आगे गाड़ी चल रही थी वो बेसिकली एक सुजुकी थी और पहले मुझे लगा कि शायद ये जो औरत है वो इस सुजुकी को रोकने का इशारा कर रही है, लेकिन ये जो सुजुकी ड्राइवर था ये बजाय इसके कि उस औरत के सामने गाड़ी को रोकता, ये उसको क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ गया। अब जैसे ही मैं उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि इस औरत ने बज़ाहिर ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं और हुलिये से बहुत ही साफ सुथरी या किसी अच्छी फैमिली की औरत लग रही है। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत के बिल्कुल बराबर में शायद कोई बच्चा भी है जो इसके साथ खड़ा हुआ है। मैं एक अजीब कन्फ्यूजन का शिकार था कि इस औरत के सामने गाड़ी रोकूं या फिर इसके सामने से गाड़ी गुजारता हुआ आगे बढ़ जाऊं। खैर, इसी शशोक-मंज में जब मैंने उस औरत के हुलिये पे दोबारा से गौर किया तो मैंने सोचा कि गाड़ी को रोक देना चाहिए। अल्लाह ना करे ये औरत किसी परेशानी में हो या किसी इमरजेंसी में घर से बाहर निकली हो। लेकिन ये जो रोड था, ये जो जगह थी, इसमें करीब व जवार में एतराफ़ में ना कोई मकानात मौजूद थे और ना ही किसी भी किस्म के होटल्स, पम्प्स वगैरह नज़र आ रहे थे। बहरहाल जब मैंने गाड़ी मुकम्मल तौर पे उस औरत के सामने ले जाके रोकी तो वाकई में वो एक महज़िब घर की एक पढ़ी लिखी औरत लग रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी उसके सामने रोकी तो वो जो औरत थी उसने एकदम से मुझे कहा कि सर, हम लोग बहरिया टाउन से निकले थे और हमने उबर या करीम बुक की थी, लेकिन ड्राइवर से कुछ बहस होने की वजह से उस ड्राइवर ने हमें रास्ते में ही इस वीराने में उतार दिया है और हमें उतारने के बाद अल्लाह जाने कहाँ चला गया है। तो अगर आप बुरा ना माने, हमें कराची ही जाना है, जो भी किराया होगा वो हम आपको दे देंगे। अब ये सुनने के बाद मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन हो चुका था और मैंने हाथ के इशारे से उस औरत को बैठने का कहा। जैसे ही मैंने हाथ का इशारा किया तो एकदम से ये जो दरवाज़ा था वो खुला और वो औरत अपने बच्चे के हमरा मेरी गाड़ी में पीछे बैठ गई। अब जब ये औरत अपने बच्चे के हमरा मेरी गाड़ी में बैठी तो ये जो औरत थी हर लिहाज से न सिर्फ नॉर्मल लग रही थी, बल्कि वाकई में ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे इसने जो कहानी या जो किस्सा मुझे बताया है इसके साथ हूबहू वैसा ही हुआ होगा। अजीब बात यह थी कि इस औरत के बिल्कुल साथ जो बच्चा बैठा हुआ था, हालांकि पीछे की तरफ इतनी रोशनी मौजूद नहीं थी, लेकिन जितना उसका चेहरा मुझे नज़र आ रहा था तो ऐसा लग रहा था उस बच्चे की जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर धंसी हुई हैं। मुझे लगा कि शायद इसके साथ कोई मेडिकल इशू होगा, लिहाजा मैंने मज़ीद
उसके बारे में न बात की और ना ही उसकी तरफ दोबारा से अपनी नज़र डाली। अभी जबकि हमने मुश्किल से 5 या 7 मिनट का मज़ीद सफ़र तय किया होगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे की तरफ से, यानी जहाँ पे वो औरत अपने बच्चे के हमरा बैठी हुई है, किसी ने कुछ अजीब सी आवाज़ में गुनगुनाना शुरू किया है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जो भी पीछे बैठा हुआ गुनगुना रहा है, हालांकि मुझे उसकी ज़बान या लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, लेकिन उसकी जो आवाज़ है उसमें इस कदर तासीर मौजूद है कि दिल बार बार यही चाह रहा था कि जैसे वो मुसलसल गुनगुनाता रहे। बहरहाल जब मैंने बैक व्यू मिरर से उस औरत की तरफ देखना शुरू किया तो ऐसा ही था कि वो जो औरत पीछे बैठी हुई थी वो मुसलसल लहरा लहरा के ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाना गुनगुना रही है। और ना सिर्फ वो गाना गुनगुना रही थी बल्कि मुसलसल वो अपने हाथों से यानी अंगूठों की मदद से चुटकियां भी बजाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो इसी खुशी की वजह से इस तरह से गुनगुना रही है। इसी दौरानिए में जबकि वो औरत मुसलसल गुनगुना रही थी, जब मैंने उसके बच्चे पे दोबारा से नज़र डाली तो अब मैंने देखा कि उस बच्चे की जो दोनों आंखों की पुतलियां हैं वो एकदम से ऊपर चढ़ चुकी हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आंखें हैं उनकी जो आई बॉल्स हैं ना सिर्फ सफ़ेद हो चुकी हैं बल्कि उस बच्चे के जो चेहरे का रंग था वो देखते ही देखते नीला पड़ता जा रहा था। खैर इसी दौरानिए में जब मैं उसके चेहरे पे या इनके अजीब बर्ताव पे गौर कर रहा था, उस औरत ने मुझे हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने का कहना शुरू किया। और जैसे ही उसने हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने का बोला तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी की स्पीड स्लो की। और स्पीड स्लो करने के बाद जब मैंने गाड़ी रोकी तो मेरी गाड़ी जिस जगह पे जाके रुकी थी वहाँ पे उल्टे हाथ पे एक बहुत पुराना सा खंडरनुमा कमरा बना हुआ था। मैं बड़ा हैरान था कि अभी कराची आने में तकरीबन 40 या 45 मिनट का रास्ता रह चुका है, तो बिलाखिर ये औरत यहाँ पे क्यों उतरना चाहती है। इसी दौरानिए में जब मैं उस खंडर या कमरे के ऊपर गौर कर रहा था, मेरी गाड़ी के दोनों दरवाजे यानी लेफ्ट और राइट वाले जो पैसेंजर दरवाजे थे वो एकदम से खुले और ऐसा लगा जैसे उन दोनों दरवाज़ों से कोई बाहर निकला है। और जैसे ही मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो मेरी गाड़ी के दोनों दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन गाड़ी के ना कोई अंदर की तरफ मौजूद था ना ही गाड़ी के बाहर की तरफ कोई खड़ा हुआ था। अब मुझे लगा कि शायद ये दोनों फुर्ती से उतरे और उतरने के बाद इन्होंने सामने की तरफ चलना शुरू कर दिया है। इसी दौरानिए में जब मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैंने बाहर आके जब उस तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि ना उस कमरे की तरफ और ना ही मेरे अतराफ में या गाड़ी के करीब वो औरत और वो बच्चा मौजूद थे और ना ही गाड़ी के अंदर मौजूद थे। खुदा जाने उस औरत और उस बच्चे को ज़मीन खा गई थी या फिर आसमान निकल गया था। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जिस औरत और बच्चे को मैंने अपनी गाड़ी में पीछे बिठाया था ये यकीनन किसी भी तरह इंसान नहीं थे। इसी दौरानिए में जैसे ही मेरी समझ में ये बात आई तो मैं फ़ौरन से अपनी गाड़ी की सीट पे बैठा और मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इग्निशन दिया। जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था मुझे दोबारा से उस औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आना शुरू हो गई। और जैसे ही मुझे उस औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह जानता है कि ये जो कराची तक का रास्ता था मैंने किस तरह किस खौफ के आलम में तय किया। और जैसे ही मैं कराची में अपने घर पहुंचा
तो मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था। तकरीबन अगले 7 या 8 दिन तक मुझे ना सिर्फ शदीद बुखार रहा, बल्कि अक्सर मुझे उस औरत के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी। मेरा नाम कामरान है और ये जो किस्सा, ये कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये मेरे अपने साथ अब से तकरीबन 1 साल पहले पेश आई थी। मेरा जो काम है या मैं जिस इदारे में जॉब किया करता हूँ, बेसिकली हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस बेस्ड हैं, यानी कि हमें पाकिस्तान के रात के औकात में काम करना होता है और हमारे आमतौर पे जो ड्यूटी आवर्स हुआ करते हैं वो रात के 8 या 9 बजे से शुरू होते हैं। तो अक्सर जब हमारा काम कंप्लीट होता है तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 3 या 4 बज रहे होते हैं। तो वैसे ही मैं अपने ऑफिस यानी शाहराह फैसल से जब अपने घर के लिए रवाना हुआ तो रात के तकरीबन 2:45-3 बजे का टाइम था। अब मेरा जो ऑफिस था वो एफटीसी के बिल्कुल करीब मौजूद था। तो मेरा जो रूट था वो कुछ इस तरह से था कि एफटीसी से मैं सीधा कारसास की तरफ जाता था और फिर वहाँ से जो नेशनल स्टेडियम वाला रास्ता है उस रास्ते के ज़रिए नॉर्थ कराची की तरफ मुड़ जाया करता था। तो वैसे ही जब मैं शाहराह फैसल से उस रोड की तरफ बढ़ा जहाँ पे एग्जैक्टली कारसास मौजूद है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं फ़ोन पे अपनी फ्रेंड से बातें कर रहा था और मेरा जो फोकस था वो रोड की तरफ भी था। खैर इसी दौरानिए में जैसे ही मैंने नेशनल स्टेडियम की तरफ गाड़ी को भगाना शुरू किया तो मेरी बाइक की जो स्पीड थी वो तकरीबन 60 से 70 के दरमियान थी। मेरा जो मोबाइल था वो मेरी जेब में मौजूद था, जबकि मैंने हैंड्स फ्री के ज़रिए कॉल कनेक्ट की हुई थी। जैसे ही मैं कारसास के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरी बाइक के सामने जल्दी से कोई औरत ना सिर्फ आ गई है, बल्कि मेरे पास इतने सेकंड भी नहीं बचे कि मैं अपनी बाइक का ब्रेक लगा सकूं। हालांकि मेरा जो ध्यान था मुकम्मल तौर पे रोड पे था और जब मैं इस रोड पे टर्न लेके शामिल हुआ था तो दूर दूर तक ना ही कोई बंदा मौजूद था, ना ही किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। लेकिन एकदम से ये जो औरत मेरी बाइक के सामने आई थी तो इसके आते ही मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं गाड़ी को हैंडल कर पाता। खैर जैसे ही वो औरत एकदम से मेरे सामने आई तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस औरत से बहुत बुरी तरह जाके टकराया हूँ। और जैसे ही मेरी बाइक उस औरत से जाके टकराई तो मैं उछल के तकरीबन 4 या 5 फीट के फासले पे जाके गिरा, जबकि जो मेरी बाइक थी वो कलाबाजियाँ खाती हुई उसी रोड पे रगड़ती हुई गई। बहरहाल जैसे ही मैं उस फुटपाथ पे जाके गिरा और कुछ सेकंड के बाद जब मेरे होश व हवास बहाल हुए और मैंने अपने आप को जैसे तैसे खड़ा करके जब उस रोड की तरफ उस औरत को तलाश करना शुरू किया तो इत्तफाक की बात यह थी कि उस पूरे रोड पे बस मेरी बाइक थी जो गिरी हुई थी, लेकिन दूर दूर तक ना ही वो औरत मौजूद थी और ना ही उस औरत का कोई नामो निशान नज़र आ रहा था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि जैसे ही मेरे सामने वो औरत आई है तो मेरी बाइक उस औरत से जाके टकराई है। अगर मैं इतनी स्पीड से किसी भी शख्स से जब टकराऊंगा तो मुझे तो चोट लगेगी ही, लेकिन जिसके साथ जाके मेरी बाइक टकराई है उसको मुझसे कहीं ज़्यादा चोट लगेगी। और उस बूढ़ी औरत का एकदम से वहाँ से हिलना, बल्कि ना सिर्फ हिलना, गायब हो जाना, ये काफ़ी देर तक मेरे वहाँ पे खड़े रहने के बावजूद ना मुझे समझ आ रहा था और ना ही मुझे उस औरत के कोई आसार नज़र आ रहे थे। बहरहाल मैंने जैसे तैसे वहाँ पे जाके अपनी बाइक उठाई और बाइक उठाने के बाद उसको दोबारा से स्टार्ट किया
और ज़ख्मी हालत में जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। आज भी जब मैं उस वाक़ये को याद करता हूँ तो मेरी समझ अब तक नहीं आता कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जो बाइक थी वो उस औरत से या उस बूढ़ी औरत से जाके टकराई थी। लेकिन मैं तो दूर जाके गिरा, मेरी बाइक भी रगड़ती हुई गई। लेकिन अल्लाह जाने वो जो औरत थी जिस औरत से मैं टकराया था वो बिलाखिर कहाँ गई थी।